Hello friends, welcome back to my channel Neelam Tyagi. So we will start reading science in this channel. So हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से क्लास 7th की साइंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं और भी क्लासेस का स्टडी मटेरियल लेकर के आऊंगी और फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं साइंस से। एनसीईआरटी है ये जैसे मैंने बताया। So let's begin. So the first chapter of your book is crop production and management, which means like producing the crop and how to manage it or how to store it so that we can use it till the next production of the crop. So let's begin. Okay. In this chapter, इन लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया हुआ है जैसे बुक में पहेली एंड बूझो करके दो बच्चे हैं। तो इन्होंने एक स्टोरी के रूप में एक चैप्टर को समझा दिया है हमें। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशंस। जैसे हम सब गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा जी के घर जाते हैं, कहीं चाचू के घर जाते हैं, गाँव में चले जाते हैं। तो ऐसे ही पहेलियन बूझो 2 बच्चे थे, वो अपने अंकल के घर पे गए थे। उन्होंने वहाँ देखा कुछ सामान। क्या सामान था? क्योंकि देयर अंकल इज़ अ फार्मर, वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लो एटसेट्रा इन द फील्ड। उनके अंकल जो थे वो किसान हैं, तो उन्होंने एक दिन उनके वहाँ पर कुछ सामान देखे, जैसे खुरपी होती है ना, खुरपी और ये दरांती, ऐसे कुछ सामान उन्होंने, कसला, फावड़ा क्या बोलते हैं अपने-अपने रीजन में, ये सब इन्होंने फील्ड में देखे। So you have learnt that all living organisms require food. ये तो आप जानते हैं, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। पेड़ पौधे अपना फूड खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स, जीव जंतु जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, हम अपना खाना अपने अंदर खुद नहीं बना सकते। So where do animals get their food from? तो हम लोग अपना फूड कहाँ से लाते हैं? But first of all, why do we eat food? पहले हम पता करते हैं कि हमें खाना किस लिए चाहिए, हम क्यों खाना खाते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. ये तो हम इतना तो हम जानते हैं ना कि फूड हमें किस लिए चाहिए, सो दैट हमारे जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो अच्छे से काम कर सके और हमारा फंक्शन काफी अच्छा हो सके। कौन सा फंक्शन अच्छा करना चाहते हैं हम अपना खाना अच्छे से टाइम से खा करके? जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, आई एम सॉरी। तो पाचन क्रिया हमारी अच्छी होनी चाहिए, श्वास क्रिया हमारी अच्छी होनी चाहिए, सांस लेते हैं हम, और एक्सक्रीशन यानी कि जैसे जो हमने खाया हम उसको अच्छे से एक्सक्रीट कर पाए। तो ये सारा प्रोसेस हमारा अच्छा हो, उसके लिए हमें फूड चाहिए। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना जो खाना है वो कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? पेड़ पौधों से या फिर एनिमल्स से या फिर दोनों से भी करते हैं। In order to provide food for large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अपने खाना जो हमने पैदा किया है, खेत में जो हमने उगाया है, उसको बड़ी लेवल पर, बड़े पैमाने पर अगर हम उसको उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक चीज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? प्रॉपर मैनेजमेंट आना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम धीरे धीरे अगले स्टेप्स में हम सीखेंगे कि हमारी क्या प्रैक्टिसेस हैं, व्हाट आर द process or what are the processes of producing the crop, or management is also the next step which we'll be going to learn in the next step. अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, सम ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फाइन, सम नहीं, मोस्टली हम सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ लेंगे, बट छोटे स्केल पे। आगे आगे बड़ी क्लासेस में हम पढ़ेंगे तो बड़े लेवल पर पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं अभी हम जहाँ पे हैं वहीं से।
टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। तब जो ह्यूमंस थे वो बंजारे हुआ करते थे, उनके पास में प्रॉपर जैसे रजिस्टर्ड हमारे पास आज क्या है, हमारे पास मकान है, घर है, वो हमारा रजिस्टर्ड होता है, हमें पता होता है कि ये हमारा घर है, ये हमारा प्लॉट है, ये हमारी जमीन है, खेती करेंगे हम इस पर उस टाइम नहीं होते थे, तो तब वो लोग बंजारे हुआ करते थे। क्या करते थे वो? दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो वो क्या करते थे? खाने की तलाश में वो क्या करते थे? एक सेफ जमीन ढूंढा करते थे, सेफ एरिया ढूंढा करते थे, वो ग्रुप में रहते थे, सो दैट वो उन्हें अपने खाने वगैरह का इंतजाम वो कर सकें। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेकिन उनको ना ऐसे, तब तक आग को हमने डिस्कवर नहीं किया था, हमें पता नहीं था कि हम पका के भी खाना खा सकते हैं, तो तब हम चीजों को कच्चा खा लिया करते थे, जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कुछ भी होता है उनको हम कच्चा खाते थे। एंड स्टार्ट हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। जब हमें ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं मिलते थे या मिलते भी थे, स्टिल हम एनिमल्स को भी हंट करते थे, शिकार करते थे एनिमल्स का उनको खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। बाद में जब हम थोड़े प्रोग्रेसिव हुए तो हम जमीन को कल्टीवेट करने लगे, हम उसमें चावल, गेहूं, अनाज इन सब की खेती करने लग गए। दस द एग्रीकल्चर वॉज बॉर्न। इस तरह से खेती बाड़ी का हमने जन्म किया। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही तरह का जो बीज होता है, अनाज होता है ना, जब उसको हम बहुत बड़े एरिया पे, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर, जैसे बहुत बड़ी जमीन होती है उस पर हम उसकी खेती बाड़ी करना शुरू करते हैं, तो उस एक बीज को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। जैसे कि सपोज करो हमने हमारे पास एक जमीन है, खेत है, उस पे हमने गेहूं बोया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हमने गेहूं की फसल बोई है, क्योंकि उस जमीन पर जितने भी पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सब गेहूं के हैं। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. ये तो हम जानते ही हैं कि जो अनाज होता है वो कई प्रकार का होता है, फसल जो होती है कई प्रकार की होती है, जैसे सब्जियां होती हैं, दाल होती हैं, फल होते हैं, ये तरह तरह के बीज या क्रॉप हमारे पास होते हैं। These can be classified on the basis of season in which they grow. इन सबको हम कैसे व्यवस्थित डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इनका? हम इनको वेरी कर सकते हैं लाइक मौसम के हिसाब से। जैसे कुछ क्रॉप सर्दियों में बोते हैं हम, कुछ क्रॉप गर्मियों में बोते हैं, कुछ हम बरसात में भी बोते हैं। इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। India is a vast country. The climate conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. बस इतना तो हमें पता है कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पे टेम्परेचर चेंज होता है, सॉइल में ह्यूमिडिटी का डिफरेंस आ जाता है, रेनफॉल की वजह से रेनफॉल भी जगह जगह वेरी करता है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से हमारे देश में हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हम बो पाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इसी डाइवर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं या हम ये बोल सकते हैं कि हमने दो पैटर्न्स रेडी करे हैं। उन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। अब ये खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स क्या होते हैं? So the crops which are sown in the rainy season are called खरीफ crops. जिस अनाज की बुआई हम बरसात के मौसम में करते हैं उसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम, कब से होता है रेनी सीजन? फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो जून से सितंबर तक हमारे यहाँ बरसात का मौसम चलता है, उसमें हम कौन सी
क्रॉप्स को बोल सकते हैं खरीफ क्रॉप्स को. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल. Next type of the next pattern of the cropping is known as rabi crops. The crops which are grown in winter season. Which season? Winter season, which is from October to March. So these crops are called rabi crops. Example of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard, and linseed. These are some of the examples of rabi crops which are sown in the season of winter. सर्दियों में जिन बीजों की हम बुआई करते हैं, जिनको हम बोते हैं, उनका जो नाम होता है, उन क्रॉप्स को हम किस वैरायटी में रखते हैं? राबी क्रॉप्स. ओके. बिसाइड्स दीज, pulse and vegetables are grown during summer at many places. इन सब के बावजूद भी कुछ दालें, कुछ सब्जियां ऐसे होती हैं जो जगह जगह गर्मियों के मौसम में बोई जाती हैं. So the first was agricultural practices. उसमें हमने देखा कि which two types of patterns of cropping could be there. So we follow we have kharif crops and rabi crops. Second is basic practices of crop production. Okay, start करते हैं. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, इन अनाज की जो बुआई होती है उसमें कुछ कई प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं जो एक किसान जो होते हैं वो फॉलो करते हैं ड्यूरिंग लाइक डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम्स. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय अ गार्डनर. ये वही कुछ स्टेप्स हैं जो आपने देखे होंगे अपने गार्डनर को यूज करते हुए, और इवन आप लोग भी करते होंगे. जैसे हम घर पे प्लांट्स लगा लेते हैं ना, गमलों में लगा लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स में हम अपने घरों में भी प्लांट्स बो लिया करते हैं. सो दीज एक्टिविटीज और टास्क्स आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. इन्हीं सब प्रैक्टिसेस को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, विच आर लिस्टेड बिलो. सो इन शॉर्ट, अब बुक में देखो ऐसे स्टेप्स बता दिए गए हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, मिट्टी को तैयार करना, उसमें बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद पानी का उसमें इंतजाम करना, इरिगेशन, गुड़ाई करना, पानी देना मिट्टी को. उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उसको मिट्टी को किस चीज से बचाना? क्रॉप को अपने कीड़ों से बचाना. हार्वेस्टिंग, फिर उसको तोड़ लेना और बाद में स्टोर करके अपने घर में अच्छे से रख देना, सो दैट हम अगले साल जब उसकी बुआई हो तब तक हम अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें. आई होप इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. Preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. सबसे पहला स्टेप खेती में, एग्रीकल्चर में क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी करना, मिट्टी को तैयार करना किसी फसल की उपजाई के लिए. Sorry guys. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. तो जब हम मिट्टी को अच्छे से तैयार करते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है? थोड़ी लूज हो जाती है. लूज होने से क्या होता है? ऑक्सीजन अच्छे से नीचे रूट्स में जा सकती है और जो बीज है वो अच्छे से थोड़ा नीचे तक सॉइल में पेनिट्रेट हो जाएगा, चला जाएगा नीचे. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? ये क्यों अलाउ करता है लूजनिंग? अभी मैंने बोला कि मिट्टी लूज हो जाती है, उसमें बीज अच्छे से चला जाता है, तो रूट्स कैसे ब्रीथ कर लेती हैं? वो ब्रीथ ऐसे कर लेती हैं कि वो जो लूजेंड सॉइल है, जो ढीली हो चुकी है जो मिट्टी, वो हेल्प करती है इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. जो मिट्टी में अर्थवॉर्म्स होते हैं ना, यू नो अर्थवॉर्म्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द सॉइल्स एंड द क्रॉप to grow. These organisms are friend of the farmer. वही जो मैंने अभी बताया, ये
हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, अर्थवॉर्म्स एंड डिफरेंट छोटे-छोटे कीड़े होते हैं ना, वो हमें काफ़ी यूज़फुल होते हैं एंड इवन दे आर वेरी न्यूट्रिशियस फॉर आवर दिस थिंग क्रॉप्स एज़ वेल। तो हम कहाँ पे थे? These organisms are friend of farmer since they further turn and loosen the soil. These organisms, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमारे किसान जो होते हैं उनके बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं बिकॉज ये उनको हेल्प कर रहे होते हैं एंड एड ह्यूमस टू इट। ह्यूमस मतलब उसको ऐसे फ्लफी बना देते हैं, ऐसे ढीला करके उसमें स्पेस बन जाता है सो दैट वहां पे एयर चली जाएगी। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड, अब ये सवाल आता है कि मिट्टी क्यों हमें ढीली करनी है, हमें क्यों करनी है उसको लूज, हमें किस लिए चाहिए वो मिट्टी। You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है ना कि मिट्टी काफी मिट्टी में क्या होते हैं, काफी मिनरल होते हैं, हवा भी होती है, पानी भी होता है, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड सम एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। ये जो सॉइल में ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे हमने किसी खेत में हमने कुछ बोया, उसके रूट्स रह गए वहां पर, है ना, पुराने फसल के रूट्स रह जाते हैं, तो ये उन सबको डिकम्पोज कर देते हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर ऑल्सो नोन एज द फ्रेंड ऑफ द फार्मर। वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक टू द सॉइल। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो फसल को हमारी को मदद भी कर रहे थे, जो फसल के साथ चले गए, मतलब अब मिट्टी में थोड़ी कमी आ गई उन न्यूट्रिएंट्स की। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये वापस से उस मिट्टी को वो ऑर्गेनिजम्स और न्यूट्रिएंट्स गेन करने में मदद करेंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स, ये मैंने बता दिया आपको कि ये वापस से प्लांट्स जो है वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, हालांकि जो जमीन की ऊपरी सतह होती है वो कुछ ही सेंटीमीटर्स होते हैं, टॉप सॉइल जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था लास्ट ईयर्स में लेयर्स ऑफ सॉइल्स करके, है ना। सो उसमें जो टॉप सॉइल होती है वो हमें हेल्प करती है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल and brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. ये हमें हेल्प करती है लूजनिंग करने में मिट्टी को, और जो नीचे से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उनको ऊपर टॉप सॉइल, टॉप ऑफ द सॉरी टॉप लेवल जो होता है मिट्टी का या भूमि का, उस पर इन न्यूट्रिएंट्स को लाने में हेल्प करता है। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. अब इसमें टर्निंग कैन बी लाइक, ऐसे हम मिट्टी में ऐसे चलाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, लूज हो जाती है हमारी मिट्टी, और जो ऊपर नीचे ऐसे हो जाती है, नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे, उससे क्या होता है सारी मिट्टी एक जैसी हो जाती है एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग किड्स। Let me know if you are having any doubt. The process of loosening and turning of the soil is called tilling and plowing. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये मिट्टी को ऊपर नीचे करना, टिलिंग करना, टर्निंग करना, ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है, और जो मिट्टी है वो लूज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग और प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। इसको प्लो की मदद से हम करते हैं। Plow are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. अगर मिट्टी आपकी बहुत सूखी है तो हमें उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको पहले एक दिन पानी देंगे, 2 दिन पानी देंगे, वो डिपेंड करता है कि कितना आपकी मिट्टी ड्राई है, so that it becomes soft. The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. जब हम उसको प्लो करेंगे, यानी कि जब हम उस मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, तो उसमें बड़े-बड़े क्या बोलते हैं उनको, मिट्टी के बड़े-बड़े क्रम्स, आई डोंट नो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मिट्टी के जो डले होते हैं ना, डले,
वो बन जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी उस टाइम तक लूज नहीं हुई होती है। फ्लोइंग से वो मिट्टी लूज हो जाती है। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमने लूजनिंग पढ़ा है तो लूजनिंग तभी होगी जब हम ये क्रम्स तोड़ देंगे। लेवलिंग द फील्ड इज अ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। मिट्टी को एक लेवल पे लाना बहुत जरूरी होता है। किस चीज के लिए? बीज की बुआई के लिए एंड एज वेल एज फॉर इरिगेशन। उसको पानी भी देने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। इसको जब मिट्टी हमारी, जैसे खेत को समतल कर देना, जैसे ये बुक है ना, तो ये बिल्कुल एक लेवल पर है। ऐसे हम खेत को भी कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल एक लेवल पे हो। उसको करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी प्लॉइंग या टिलिंग करने से पहले हम खाद भी मिला लेते हैं, विच इज लाइक वो बेनिफिशियल तो होता ही है बहुत, लेकिन वो हमारी मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मिट्टी की हमारी वैरायटी कैसी है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ये टिलिंग क्या हेल्प करती है? जैसे हम उसको कसले से ऐसे ऐसे करते हैं, खोदते हैं मिट्टी को, तो उससे क्या होता है, जो खाद होता है वो मिट्टी में बहुत अच्छे से मिल जाता है। द सॉइल इज मॉइस्टन बिफोर सोइंग। मिट्टी को हम क्या करते हैं? पानी देते हैं। किससे पहले? बीज की बुआई से पहले। अभी हम आ जाते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। अब ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। अभी इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमने पढ़ लिया। अभी हम जो इम्प्लीमेंट्स हैं, हम क्या क्या यूज करते हैं, ये हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कम टू मी, यू कैन लाइक comment there below if you have any doubt, and even like my channel, please share and subscribe too. Thank you. Bye bye.